हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके लिए। सर आज क्या लेकर आए हो? दोस्तों आज मैं आपके साथ पूरा का पूरा जुलाई 21 के न्यू कोर्स के कॉस्टिंग के पेपर का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दोस्तों ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यहां पर मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। जी हां, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार एग्जामिनर ने हमें सारे के सारे क्वेश्चन में भाई साहब बढ़िया बढ़िया मिर्च मसाले वाले तड़के लगा कर दिए हैं। कोई भी डायरेक्ट आज सच सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया बेटा। हर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें कुछ ना कुछ नया पॉइंट जोड़ के दिया। पुराना क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा अपना तड़का लगाया और करा। यह पेपर उन बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल था जो कि हमारी कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जी हाँ, हम अपनी क्लास में, हमारे बच्चों ने हमारी क्लास को एक नाम दिया है। मेरी क्लास में बच्चे बोलते सर आपकी क्लास में अनअकैडमी पर हमें मिलता है CSP, कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति। तो बेटा जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति है उनके लिए पेपर बहुत मजेदार था, आराम से हो भी गया। जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस रटे थे, कुछ भी करके फॉर्मूले मैनेज करे थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत रही। चलो कोई बात नहीं, जिसका जो भी रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों का पेपर सही रहा होगा। अब आप अपने आंसर मेरे साथ एक एक करके देखेंगे। दोस्तों इस बार एग्जामिनर ने पूरा कोर्स ही कवर कर दिया, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा भाई साहब, पूरा का पूरा निचोड़ दिया है। तो जब वो उसने पूरा निचोड़ा है तो बेटा हमें भी पूरा निचोड़ के ही आंसर आपके साथ सॉल्यूशन पूरा डिस्कस करना है। तो हियर वी स्टार्ट विद। दोस्तों आज हम आपके साथ पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि है जुलाई 2021 एग्जामिनेशन अटेम्प्ट का न्यू कोर्स का। ऑलराइट सर। सर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहले अपन अनअकैडमी की कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी आप बच्चों के लिए लगातार कुछ नई चीजें करता रहता है और अनअकैडमी पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम सारी की सारी क्लासेस आपके साथ करते हैं। तो दोस्तों ये सारी क्लासेस लाइव होती हैं। आप जो भी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़ के आप करना चाहते हैं तो भैया जल्दी जल्दी से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, फटाफट से अपना सीए इंटरमीडिएट का गोल सेलेक्ट करो एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपने रेफरल कोड यूज करना है केसवानी लाइव। जी हां बच्चों, KESWANI और लाइव, या तो ये यूज कर लीजिए या आप CA सुनील, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा। दोनों ही रेफरल कोड मेरे ही हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए। यूट्यूब वाले प्रेफर्ड है, केसवानी लाइव यूज करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक जरूर दबा देना। हाँ साथ साथ दबा देना, बड़ी मेहनत करी आप बच्चों के लिए मैंने, है ना। हाँ सर कोई बात नहीं, चलो और बता दो सर। मैंने कहा देखो जी, अनअकैडमी के प्लस के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्या क्या है सर? मैंने कहा देखो, प्लस में आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसके अलावा सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, बैच कोर्सेज, सारी पीडीएफ, टेस्ट, क्विजेस, सब कुछ। बट साथ साथ आपको बताऊं, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इससे भी जबरदस्त है भाई साहब। प्लस के सारे बेनिफिट साथ साथ पर्सनल कोच, आपको प्रिंटेड बुक, सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज अलग से डिस्कॉर्ड चैनल, एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे अगर आप कहां पे ज्वाइन करेंगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी से आप अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। प्लस का सब्सक्रिप्शन ये रहा, आप 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, जो आपको सही लगे अपनी तैयारी करने के हिसाब से, अपनी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जल्दी से ले लीजिए। ये आपको रेफरल कोड लगाना है केसवानी लाइव, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। जैसे ये लगाओगे 10% डिस्काउंट पाओगे। तो भैया बिना किसी टेंशन के फटाफट से ये काम कर डालने का। साथ साथ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ये भी 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के ऑप्शंस में अवेलेबल है। यहां पर भी आपने रेफरल कोड लगाना है केसवानी लाइव। बस जल्दी से रेफरल कोड लगाइए और फटाफट से हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ जाइए अपनी तैयारी के लिए। दोस्तों अब अनअकैडमी ने सीए फाइनल में भी आइकॉनिक लॉन्च कर दिया है, तो भैया ये जल्दी से आने वाला है। आप जैसे ही सीए इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे, जल्दी सीए फाइनल में पहुंचेंगे, तो भूल ना जाना केसवानी लाइव कोड आपने यूज करना है टू गेट योर सीए फाइनल प्रिपरेशंस एज वेल। तो दोस्तों ये था हमारा अनअकैडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट what for which you all are waiting, that is हमारे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। here we go। लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1A, जो हमारे एग्जाम में था बेटा 5 मार्क्स का। नॉर्मली जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है
तो ये हमारा जो क्वेश्चन था मटेरियल चैप्टर से था, जिसमें एबीसी एनालिसिस एक टॉपिक है और जनरली एबीसी सब बच्चे थ्योरी में पढ़ते हैं, बट एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल दिया। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हमारी बुक में भी है, स्टडी मॉड्यूल में भी है, हर जगह है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने कुछ अलग चीज दी है ना, एग्जामिनर ने दिया जो आज से पहले नहीं हुआ था। तो यहां पर उसने अपने थ्योरी कंटेंट में थोड़ा सा लगा दिया तड़का और कर दिया मसालेदार एक क्वेश्चन तैयार। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो क्वेश्चन ने हमें बोला भाई एक कंपनी है MM लिमिटेड, वो हमें ये डेटा प्रोवाइड कर रही है इन इन्वेंट्री की आइटम्स का। आइटम का कोड नंबर है, यूनिट्स है और यूनिट की कॉस्ट है। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ आइटम्स दे दी, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट। MM Limited has adopted the policy of classifying items constituting 15% of above to total inventory cost as A category. एग्जामिनर ने बोला है कि भाई देखो, जो भी आइटम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का 15% या अबव होंगी वो ए कैटेगरी में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस एज सी कैटेगरी, 6 या उससे कम सी। तो बेटा यानी कि 15 से कम और 6 से ज्यादा ये सारी हमारी बी कैटेगरी बन गई। जब हम ये क्लास में टॉपिक पढ़ते हैं तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि भाई ए कैटेगरी आइटम वो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, क्वांटिटी कम, बी एंड सी एंड सो ऑन। मैं वहां पर क्लास में हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो परसेंटेजेस है दे आर जस्ट इंडिकेटिव परसेंटेजेस, जो हमारे स्टडी मॉड्यूल में या हमारे पास दी आती है, हम एग्जाम्पल में लिखते हैं बेटा 70, 20, 10 इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, वो इंडिकेटिव परसेंटेज है। ये परसेंटेज कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस माइट वेरी, जैसे यहां पर हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो बच्चों यहां पर हमारे पास अब क्वेश्चन ने क्या बोला, रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। पहले तो आपको इनको रैंकिंग देनी है। अब मैं मान के चलूंगा बेटा रैंकिंग हाई से लो देनी है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा कॉस्ट है वो फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में बोला आपको ए बी सी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करना है। हमने कहा ओके जी, तो सर अब आप सॉल्यूशन कैसे कराओगे? मैंने कहा बच्चों सॉल्यूशन के लिए मैंने आपके लिए पूरा पेपर पहले ही सॉल्व कर दिया है, तो मैं अब आपको सॉल्यूशन दिखाकर समझाऊंगा एक एक पॉइंट कि कैसे था क्या था। ठीक है, सो हियर वी स्टार्ट विद, तो ये है हमारा सॉल्यूशन 1A। देखो जी, सबसे पहले मुझे सारे जो डेटा दे रखा है वो हमारा किसके बेस पर दे रखा है बेटा? वो दे रखा है परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का परसेंटेज है कितना, मतलब ये आइटम्स हमारी टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। उसके लिए मुझे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो यूनिट्स मेरे पास है, यूनिट कॉस्ट मेरे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके वी हैव अवर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद मैंने उसकी निकाल दी परसेंटेजेस। बेटा सबको हम 7500 से डिवाइड करते चलेंगे, तो 1250 डिवाइडेड बाय 75, 300, 4000 एंड सो ऑन। इन सबको 7500 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये वाला कॉलम रेडी हो गया, दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जैसा कि हमने बोला था जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उसे 1 एंड कम एंड कम एंड सो ऑन। तो बेटा ये देखिए 53.33 इसको हमने रैंक 1 दे दी, इसके बाद 16.67 इज रैंक 2, इसके बाद अगर हम अगले पर बढ़े तो 12% इज रैंक 3, देन 8% आता है, देन हमारे पास 6% आता है एंड देन 4% आता है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे ये मांगा था, साथ साथ क्वेश्चन ने कहा था सेकेंड पार्ट में आप इसका सर एबीसी क्लासिफिकेशन भी कर देना। मैंने कहा डन, लो जी आपने बोला है तो हम इसको जरूर करेंगे। ये देखिए बेटा क्वेश्चन में बोला था एबीसी कैटेगरी, तो मैंने कहा लो सर ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया जहां हम एबीसी का कैटेगराइजेशन करेंगे। सर ये कैसे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन ने कहा था 15% या उससे अबव इज ए, 6% या उससे नीचे सी और बाकी बी। तो ये देखिए ये दो हमारे पास आ जाएंगे ए कैटेगरी में 15% एंड अबव वाले। और अगर हम बात करें तो बेटा देखो उसके बाद 6 या उससे कम है सी कैटेगरी, तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया।
जो बाकी बच गए बेटा वो दोनों कौन से बच जाएंगे, वो हमारे बच गए बी कैटेगरी। तो 5 नंबर का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में था जो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व भी करवा दिया। आई होप पहले आपका ये क्वेश्चन परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम चलते हैं 1B पर। सो इफ वी स्टार्ट विद 1B, एक और प्यारा क्वेश्चन हमारे ओवरहेड्स टॉपिक का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये दोस्तों स्टेप लैडर मेथड का क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम अपनी क्लास में भी करवाते हैं, बुक में भी है, हर जगह हमारे। तो सर क्या सच्ची में? अरे हाँ भाई हाँ, सच्ची बोल रहा हूं। ठीक है, चलो आओ अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, स्टेप लैडर मेथड की जब भी मैं बात करता हूं तो वहां पर वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बांटे। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न कि कौन से डिपार्टमेंट के खर्चे अपन लोग सबसे पहले बांटेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, इसमें 3 वैरायटी कवर होती हैं। यस, मैं क्लास में तीनों वैरायटी करवाता हूं। ये हमारी 3rd वैरायटी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था हमारी क्लास के हिसाब से देखे तो देखिए बेटा क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं। कहता है एसएनएस कंपनी हैज 3 मेन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। डेटा फॉर ईच डिपार्टमेंट, हमें एक्सपेंसेस बता दिए, एरिया बता दिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता दिए। ये हमारे 3 मेन डिपार्टमेंट है बेटा, परचेज, पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये 2 हमारे सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस और पर्सनल। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन स्क्वायर मीटर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो भाई मेंटेनेंस का खर्चा हमें एरिया पर बांटना है और पर्सनल डिपार्टमेंट का हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पर। तो हमें बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया है। कहते हैं रिक्वायर्ड टू prepare a statement showing distribution of expenses of service department to the main department using the step ladder method। आपको कहता है आपको ना स्टेप लैडर मेथड लगाना है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का और आपको अपना आंसर करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला स्टेप लैडर मेथड में वन ऑफ द की प्रॉब्लम इज कि सर पहले कौन से खर्चे बांटे, उसके बाद एंड सो ऑन। तो द प्रॉब्लम्स कम्स व्हिच डिपार्टमेंट फर्स्ट। तो बेटा इसके लिए यहां पर कोई डेटा तो सच गिवन नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट फर्स्ट। तो हम क्या करें, मैंने कहा देखो भाई अब हमें क्या करना होगा। तो बेटा फर्स्ट डिसीजन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर, भाई हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर करा है, उसके हिसाब से हमें अपनी कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ज्यादा सर्विस देगा उसको पहले और दूसरे वाले को बाद में। आइए देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है, ये देखिए बेटा। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा वर्किंग नोट। सो हियर इट इज टू अवर वर्किंग नोट। अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो मेरे मेन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट बेटा ये हो गए परचेज, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस और पर्सनल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो पहले देखते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को कितना कितना सर्विस देता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं एरिया बेसिस। तो बच्चों इधर देखिएगा, एरिया ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। बट बताओ क्या मेंटेनेंस खुद के खर्चे खुद से लेगा? तो आंसर इज नो। मैंने एग्जांपल भी दिया था बेटा, कैंटीन वाला डिपार्टमेंट या पेंट्री वाला डिपार्टमेंट खुद भी चाय पिएगा, वो खुद के खर्चे खुद से थोड़ी लेगा, उसकी कॉस्ट भी बाकी डिपार्टमेंट बियर करेंगे। तो हम ये 4 नहीं लेंगे, हम 6 लेंगे। तो 12, 15, 7, 6, ये बेटा हमने ले लिया 12, 15, 7 और 6। अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो ये रहा मेरा कैलकुलेटर। हाँ जी, तो बेटा ये मेरे पास है, आजा भाई मेरे कैलकुलेटर। हाँ 12, 15, 7 और 6। तो बच्चों इसका टोटल आ जाता है मेरे पास 40। अब ये टोटल आ गया। अब इस टोटल के बेस पर हम अपनी परसेंटेजेस निकाल लेंगे। सो दिस इज 30, 37.5, 17.5 एंड 15। सिमिलरली पर्सनल डिपार्टमेंट का बेसिस था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमने लिख दिए यहां से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये बेटा 800, 1700, 700 और 200। हम ये वाले 250 कंसीडर नहीं करेंगे, खुद के खर्चे खुद से चार्ज नहीं करने होते। तो इनको लिख लेते हैं बेटा। ये आ गया 800, 1700, 200 और ये सारे। तो ये हमारे पास है 800, 1700 और 200, ये सब मिलाकर।
तो ये आता है 3400। अब बच्चों आप देख लो, ये आपके पास टोटल गिवन है, इसकी भी परसेंटेज बना लेते हैं। सो वी गॉट दिस परसेंटेज 23, 50, 20.59, 5.88। अब यहां से एनालिसिस आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, आप बताएंगे हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दे रहा है। सर मेंटेनेंस वाला पर्सनल को 15% सर्विस दे रहा है, जबकि पर्सनल वाला मेंटेनेंस को 5.88 दे रहा है। हु इज प्रोवाइडिंग हायर परसेंट सर्विस? सर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा परसेंट ऑफ सर्विस दे रहा है। तो बेटा जब मेंटेनेंस ज्यादा दे रहा है तो हम सबसे पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे बांटेंगे। यही मैंने आपके लिए यहां पर लिख भी दिया है। तो अपन सबसे पहले बांटेंगे बेटा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे। और अगर हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे बांटे तो देखिए ये हमारे पास एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे, सीधा सीधा एलोकेशन देख लीजिए। 5, 8, 3.5, 6, 40, 3, 20। तो 5, 8, 3.5 हो गया, 5, 8, 3.5, 6, 40, 3, 20। ये हमारे पास सारे आ गए। इसके बाद पहले मेंटेनेंस के खर्चे। तो बेटा मेंटेनेंस का टोटल है 6,40,000, ये हमने बांट दिया। अब ये बांटेंगे कैसे बेटा? 12, 15, 7 और 6 की रेशो में। तो ये हमने बेटा फिर से 12, 15, 7 और 6 की रेशो में बांट दिया, ये अमाउंट आ गया। अब याद रखना स्टेप लेडर मेथड में लॉजिक ही यही था। एक बार जो डिपार्टमेंट जीरो हो गया उसके बाद उसके खर्चे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो अब हमने मेंटेनेंस को जीरो कर दिया, यहां से ये जीरो हो चुका है, तो अब दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब अब पर्सनल के टोटल कितने हो गए बेटा? इन दोनों का टोटल कर ले तो पर्सनल का टोटल आता है 4,16,000। अब हम 4,16,000 को एम्प्लॉइज की रेशियो में, बट अब ये सिर्फ बटेंगे प्राइमरीली 3 में, दैट इज इन तीनों में, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। 8, 17 और 7 इस रेशियो में हमने ये बांट दिए। तो ये हमारा टोटल आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां पर आकर वी आर डन विद अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके साथ साथ क्वेश्चन ने बोला कंप्यूट रेट पर आवर of each main department given that purchase department, packing department and distribution department works for 12 hours, 24 hours and 8 hours a day respectively. Assume there are 365 days in a year and there are no holidays. क्या बोला बेटा? अब की बार रिकवरी रेट भी निकलवा रहा है, नंबर ऑफ आवर्स आपको बता दिए, एक दिन के बता दिए, 365 दिन है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल आ जाएंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 12 इंटू 365, 24 इंटू 365, 8 इंटू 365। तो ये देखिए ये हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। यहां हमें टोटल आवर्स निकाल लिए। मैं अब इसको बोल देता हूं ए, ये बन जाएगा बच्चों बी, तो ये बन गया ए डिवाइडेड बाय बी। सो दिस बिकम्स, ये हमारे तीनों रिकवरी रेट आ गए। वंस वी आर डन तो हमारा सेकेंड पार्ट भी यहां पर आकर कंप्लीट हो गया। तो अब आप देख रहे हो आपके एग्जामिनर ने कितना आसान सा क्वेश्चन दिया था, बट येट इट वॉज अ ट्रिकी था बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए सही है। अब मेरे को पता है कई बच्चों ने ना तुक्का मारा होगा कि हाँ चलो पहले मेंटेनेंस के बांट दो तो उनका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बट जिन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो बेटा उसमें हो सकता है एग्जामिनर वहां पे मार्क्स आपके डिडक्ट कर ले, क्योंकि भाई एग्जामिनर कहेगा भाई आपको कैसे पता मेंटेनेंस पहले बांटना था, राइट। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें हो सकता है कई बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएं अगर उन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1C। सो हियर वी आर, एक बहुत ही सिंपल सा टुच्चा सा इजी सा क्वेश्चन है ना। अरे रुक जा भाई आजा। हाँ चलो ये हमारे पास बेटा 1C बहुत सिंपल सा बैच कॉस्टिंग का एक बहुत ही एवरेज क्वेश्चन, बट इसमें भी एग्जामिनर एक पॉइंट पर खेल गया। तो मेरी जब बच्चों से बात हुई तो एक दो बच्चों ने बताया सर हम यहां भी गलती कराए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब भाई देखो जो बीत चुका उसे आप बदल तो सकते नहीं हो, आप तो आने वाले कल पर फोकस कर सकते हो, है ना। तो देखिए बेटा 1C हमसे क्या कहता है, ऑक्स लिमिटेड हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 60,000 कोविड-19 वैक्सीन। कस्टमर्स प्रेफर टू ऑर्डर इन द लॉट ऑफ 15,000 वैक्सीन पर ऑर्डर। कह रहा एक बार में कस्टमर 15,000 देगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वैक्सीन इज 5,000 पर वैक्सीन। बेटा अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या करना था
सर इसका कुछ भी नहीं करना था, देयर वॉज नथिंग टू बी डन। हाँ, इसका इस्तेमाल होता अगर हमारी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होती। एक तरह से अगर ईओक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बेटा ये मेरा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है, तो इसका तो हमें ईओक्यू निकालने में इस्तेमाल ही नहीं होता। कोई बात नहीं। सेटअप कॉस्ट आपको बता दी है 4800, उसके बाद बताया ये पर प्रोडक्शन रन वाली है, कैरिंग कॉस्ट 12 रुपए पर वैक्सीन पर मंथ। दोस्तों ये 12 रुपए पर वैक्सीन पर मंथ है, मुझे तो कैसे चाहिए होती है पर एनम, तो ये 12 इंटू 12 ये बन जाएगा 144 पर एनम। ये एक पॉइंट था। मैं हमेशा से बोलता हूं ये जो हमारे सीसीजी होते हैं यानी कि कैरिंग कॉस्ट जी, ये भाई बड़े ही चतुर और चालाक होते हैं, तो इनसे हमेशा बच के रहिए। इनको पूरी इज्जत मांगता है, ये हमसे फुल इज्जत मांगता है ना। अपन पढ़ते हैं तब भी ऐसी बात करते हैं, तो भाई ये पूरी इज्जत मांगता है, तो इसको इज्जत चाहिए ही चाहिए। तो बेटा ये आएगा 144। अब क्वेश्चन ने बोला रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन। कह रहा भाई साहब आप ना मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन निकाल दो, मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने की बात कर रहा है। कह रहा भाई साहब आप ना ईबीक्यू निकाल दो। मैंने कहा ओके जी, आप जैसा बोल रहे हो अपन वैसा ही कर देंगे। मैंने कहा चलो जी देखो, अब हम चलते हैं बच्चे इसके सेकंड पार्ट पर, 1 के सी वाले पार्ट पर। ये देखो सबसे पहले एनुअल डिमांड आ गया बेटा 60,000 वैक्सीन का, फिर सेटअप कॉस्ट 4800, कैरिंग कॉस्ट 144 हमने अभी देख ही लिया। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की बात करें तो बेटा ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, ये 2000 वैक्सीन हमारे पास आ गया। मतलब अगर हमारी कंपनी 2000 एक बार में बनाएगी तो उसकी कॉस्ट सबसे इफेक्टिव मैनर में कैलकुलेट हो जाएगी। सर सेकंड पार्ट में कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इनकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 15,000 वैक्सीन। भाई 15,000 वैक्सीन आपको बनानी है तो उसके लिए क्या होगा, एक बार में 15,000 बनाए तो यहां पर वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन। तो ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा चलिए। तो सर यहां पर एक बार बैच साइज ले लो बेस्ट वाला जो हमने कैलकुलेट करा, एक बार सप्लायर वाला या कस्टमर के हिसाब से। तो बच्चों यहां पर दो कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मैं इसको थोड़ा स्लाइड को अप कर देता हूं, लीजिए। एक सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और एक हमारे पास टोटल कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट की बात करें तो बेटा पूरे साल में 60,000, एक बार में 2,000, 4800 एक बार की कॉस्ट टोटल आ गया। कैरिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज, ये हमारे पास कैरिंग कॉस्ट ये टोटल आ गया। दोस्तों हमें पता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ईओक्यू जो मर्जी आप बोल दीजिए, वहां पर ओसी और सीसी बराबर होते हैं, तो बराबर है। इसके अलावा 15,000 वैक्सीन है, तो 15,000 वैक्सीन में बेटा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कैरिंग कॉस्ट, यहां पर टोटल। ऑब्वियसली यहां पर कैरिंग कॉस्ट हमारी काफी हाई है, तो भाई यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो वी विल हैव एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इस प्रोडक्शन के चेंज की वजह से आएगी। अगर हम 2,000 की जगह 15,000 बनाएंगे, सो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये हमारे पास आ रही है बच्चों 8,11,200। ये एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी को बियर करना पड़ेगा। ऑल राइट सर, लेट्स मूव ऑन। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। आगे बढ़ते बेटा 1D। अच्छा एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं, मैं ना बार बार एक बात बोल रहा हूं यार, ये क्वेश्चन भी आसान था, ये भी आसान था। कोई बच्चे ना मन में बड़े गुस्से में बैठे होंगे, यार सर तो यही बोलते रहते, ये हर टीचर यही बोलता है ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन आसान था। तो बच्चों मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। देखो मैं ना एक बात जानता हूं, एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, क्या सर, पेपर वो मुश्किल होता है, क्वेश्चन वो मुश्किल होता है जो मुझे करना पड़ता है पेपर में। जब मैंने पेपर दिए थे तो मैं हमेशा बोलूंगा मेरा वाला पेपर बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो मैंने दिया था। मेरे टाइम पर जो जितने भी लोग थे वो कहते थे यार ये आसान है। क्यों भाई? उन्होंने वो पेपर नहीं दिया ना। सिमिलरली आज मैं बोलता हूं कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। भाई सर जब पेपर में जाओगे ना तैयारी करके तब पता चलेगा 3 घंटे में कैसे बैंड बजता है। अभी तो आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कॉस्टिंग पढ़ा रहे हो, एफएम पढ़ा रहे हो, इको पढ़ा रहे हो। भाई हमें तो सारे सब्जेक्ट याद करने होते हैं और हम तो नादान बच्चे अभी तो पहली बार पढ़ते हैं। तो जब आप अपने टाइम की सोचो, आप जब पेपर देकर आते थे आपका भी दिमाग खराब होता था। मैंने कहा यस, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पेपर वो मुश्किल जो हमने दिया। आप जब बच्चे पास हो जाएंगे ना उसके बाद आपका जो जूनियर आएगा आप उसे भी यही बोलोगे यार पेपर तो मेरे मुश्किल थे, ये वाले तो आसान है। क्यों? वो हमको नहीं देने ना वो आपको देने हैं। पहले मेरी बात समझ आई? तो बेटा मैं एग्री करता हूं, जो बच्चा जिस अटेम्प्ट में जो भी पेपर देता है भाई वो उसके लिए मुश्किल है।
वही उसके लिए मेन है जिसमें उसने पास करना है। बात समझ आई है ना? तो अगर मैं बोल रहा हूं तो ऑफेंड मत होना, ठीक है? वो ना आदत बन चुकी है सबकी, तो आदत, ठीक है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे 1D पर। सो हियर वी स्टार्ट विद अवर 1D मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बेटा यहां पर क्या क्या बोला गया पहले पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं मैंने ये क्वेश्चन कहां कहां करवाया बच्चों को। क्वेश्चन ने बोला LR लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू अल्टरनेटिव मेथड्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इट इंटेंड्स टू मार्केट। The two methods have a maximum output of 50,000 each and produce identical items with a selling price of 25 each. Cost are ये बेटा मेथड नंबर 1 का डेटा, ये मेथड 2 हमें VC बता दिया, हमें फिक्स कॉस्ट बता दिया। Required to calculate cost in difference point and interpret your results। अब देखो बच्चों, कई बच्चे मुझसे ना नाराज हो गए, कहते सर आपने ना कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा बच्चों आई एग्री, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं पढ़ाया था, ये मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग से टॉपिक नहीं लिया था, बट सेम टॉपिक मैंने आपके साथ सर्विस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में लिया था। वहां पर एक क्वेश्चन था हमारी बुक में, ओल्ड इनोवा कार न्यू नैनो कार, उस क्वेश्चन में हमने इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट करा था, वहां पर हमने अपना रिजल्ट भी इंटरप्रेट करा था। ये सारी की सारी बातें हमने आपके साथ करी थी उस क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं है ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, बट हमने इसको दूसरे चैप्टर में कंसीडर करा था। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल था। चलिए अब मैं बताता हूं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। देखो मैंने अपनी क्लास में आपको लॉजिक से पढ़ाया था कि कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने समझाया था ये वो लेवल है जहां पर दो ऑप्शंस की टोटल कॉस्ट आपस में सेम हो जाए, राइट? तो बच्चों ये देखिए, हमने भी अपने आंसर में, मैंने तो अपने सॉल्यूशन में बेटा इसी तरीके से आपको करवाया है जो मैंने आपको क्लास में करवाया था। तो भाई मैंने तो सिंपल सिंपल सा रखा कि भाई हम मान लेते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस यूनिट जो है वो y है, कि y वाले लेवल पर दो और कॉस्ट आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वेट करेंगी। हमने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ मेथड 1 शुड बी मेड इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 2, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। आपने जब सॉल्व करा तो बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू 40,000। अब कई बच्चों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होता है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूले वाली रटते रटते चलते हैं तो बेटा उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा होता है, मैं फॉर्मूले करवाता नहीं हूं। तो बेटा उन बच्चों ने ऐसा पढ़ा होता है, वो भी बच्चे सही है अगर उन्होंने करा है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो भी ठीक है, ये VC पर यूनिट होता है बच्चों हमेशा नीचे। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा के पढ़ा तो भी ठीक है बेटा, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला ही लगता है, बट इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो फॉर्मूला बना कैसे, दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग क्रिएटेड। ओके सर, अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब इस लेवल पर तो 40,000 पर दोनों मेथड्स की कॉस्ट आपस में क्या होगी, इक्वल। अब यहां पर आता था, अगर आप 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो बेटा फायदा वहां होता है जहां पर VC पर यूनिट लो होता है। तो अगर हम बात करें यहां पर फायदा, तो बेटा VC पर यूनिट हमारा लो है मेथड 2 में। तो हम यहां पर सजेस्ट करेंगे कि अगर 40,000 से ज्यादा यूनिट है तो आप मेथड 2 को ऑप्ट करो, बट अगर 40,000 से कम यूनिट है देन वी स्विच टू द ऑप्शन वेयर फिक्स्ड कॉस्ट इज लो। तो बेटा ये फिक्स्ड कॉस्ट लो है 1 लाख की, तो हम इस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे, यही हमें लिखना था। अगर हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मोर देन 40,000 है देन गो फॉर ऑप्शन वेयर VC पर यूनिट इज लो, दैट इज मेथड 2। whereas if quantity produces less than 40,000, option with lowest fixed cost, that is method 1, will produce you greater benefits. So this was the first part of the question. सेकेंड पार्ट बेटा बहुत आसान था, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। तो ये मेथड 1 मेथड 2, ब्रेक इवन निकलता है बेटा FC अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको यूनिट्स में निकालना था। तो कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस VC, सेलिंग प्राइस माइनस VC, ये हमारे पास बेटा फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक एवरेज था। मैंने जैसा पहले ही बोल दिया था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट, कुछ ना कुछ तड़का जरूर लगा के दिया एग्जामिनर ने, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन। तो यहां पर आकर हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे 20 मार्क्स का था वो बेटा हमने कंप्लीट कर लिया आपके साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा कहां पर, वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और भाई साहब मजेदार, गजब,
लो जी, हमारे पास है गजब का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2A। ये है बच्चों हमारी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो। बहुत प्यारा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा ये क्वेश्चन क्या हमारी बुक में था। मैंने कहा यस, ध्यान से सुनना। एग्जामिनर ने क्या करा, जो क्वेश्चन हमारी बुक में था वही वाला लिया जो हम आपको क्लास में भी करवाते हैं, उसके अलावा इन पॉइंट्स में कुछ एडिशन कर दिए। ये जो पॉइंट्स थे ना, इनमें एडिशन कर दिया। मतलब मेरी जो बुक में क्वेश्चन है उसमें ये वाले पॉइंट्स तो हैं, ये जो नीचे वाले हैं ये एग्जामिनर ने ऊपर लगा दिया बेटा तड़का। तड़का लगाने के बाद उसने कहा भाई साहब ये है आपका तड़का, अब आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, अब आप इसे अपने आप कर लीजिए फटाफट से सॉल्व। मैंने कहा ओके, आइए बच्चों देखते हैं। अब ये तड़का ना उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन बच्चों ने मेरे साथ कॉस्ट शीट बहुत डिटेल में करा है। आपको पता है मैं कॉस्ट शीट का बेसिक पढ़ाने में लगभग 6-7 घंटे लगा देता हूं, है ना। 6 से 7 घंटे अपन को बेसिक में पढ़ते थे कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन सी आइटम कहां जाती है। और इस बार जो मैंने मैराथन लिया था उसमें भी मैंने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और आपके सामने है कि वो क्वेश्चन आ भी गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, तो बेटा ये तो मेरा ओपनिंग आरएम बन गया। देन उसके बाद हमें वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, तो ये मेरा ओपनिंग WIP बन गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेटा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग बच्चों ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया भी था, मैराथन में भी स्पेशली बताया था। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट। अब देखो यहां पर ना मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आना चाहिए, बट कई बच्चों ने बोला सर यहां ना स्पेसिफिक प्लांट नहीं लिखा था, तो इसलिए उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दिया। तो भाई देखो दोनों ही ऑप्शन वैलिड है, क्योंकि एज आई सेड यहां स्पेसिफाइड प्लांट नहीं लिखा। जो आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है वहां गिवन है हायर चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफाइड प्लांट, तो वहां पर तो अपन श्योर डायरेक्ट लेंगे। बट अगर आपने फैक्ट्री में डाला है इट्स फाइन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन डू इट, बट मैं सजेस्ट करूंगा फिर भी कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो और ज्यादा बेटर होता। दिस इज माय सजेशन। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल बेटा इसको हम डायरेक्ट मटेरियल में से डिडक्ट कर देंगे। सर नया पॉइंट डाल दिया, कैरेज ऑन रिटर्न, मतलब अब की बार जब हमने माल वापस भेजा सप्लायर को तो भाई उसके बदले ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए। अब ये क्या करें, देखो भाई कैरेज ऑन रिटर्न इज अ कॉस्ट ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो ये समझना है बेटा ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज अल्टीमेटली अ कॉस्ट, मैंने माल वापस भेजा उसके बदले मुझे और खर्चा करना पड़ गया। अब ये जो कैरेज रिटर्न है पहली बात हमारी कॉस्ट है, बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं ये सब मटेरियल से रिलेटेड है, तो बेटा इसको हम मटेरियल में ही एडजस्ट करेंगे। तो मैं तो इसको डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर दूंगा, बिकॉज जैसे कैरेज इनवर्ट था सिंस वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो अपन उसको वहीं करते हैं। सेम वे कैरेज ऑन रिटर्न है तो भाई ये मेरा खर्चा है, आई हैव टू एडजस्ट इट विद माय मटेरियल कॉस्ट इटसेल्फ, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे मटेरियल के लिए ही हुआ है। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, भाई कोई भी लोग एग्जीबिशन में क्यों जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा S&D का पार्ट होगा। लीगल चार्जेस एडमिन में जाएगा और वो भी जनरल वाले। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एडमिन में जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग बच्चों एडमिन में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन ये हमारा बच्चों S&D ओवरहेड में जाएगा। उसके अलावा वेयर हाउसिंग चार्जेस S&D में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, और ये हमारा क्लोजिंग बबलू भैया है। तो पहले मैंने आपको सारी आइटम्स के ट्रीटमेंट बताए। अगर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं तो एग्जामिनर ट्रिक खेली सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट्स में, ये 3-4 बातें थी जहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा आपके साथ एक तड़का लगा गया कि नहीं यार बच्चों से ना मजे ले ही लो, है ना, एक बार मजे ले ही लो। तो बेटा ये सबसे पहले हमारे पास डेटा था जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये था, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बोला था, आइए अब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने हमें और ये बोला था
कि सर देखो स्टोर ओवरहेड्स लगेंगे ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बच्चों मैंने आपको बताया था स्टोर ओवरहेड्स आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ जुड़ते हैं। मैंने आपको क्लास में इसका क्वेश्चन भी करवाया है, एग्जाम्पल देके समझाया इसका क्या होता है। तो जितना भी मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा उसका 10% हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ जोड़ देंगे। फिर बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये सीधा सीधा पॉइंट है। आगे 10% of the output was rejected and a sum of 5,000 was realized on sale of scrap। तो भाई ये स्क्रैप सेल है, तो ये क्या करेंगे, डिडक्ट आफ्टर एनएफसी। बेटा ये आप एनएफसी के बाद डिडक्ट कर दोगे कि एनएफसी में से माइनस होके तो हमारा सीओपी आ जाएगा, राइट। आगे क्योंकि ये आउटपुट से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल वाला नहीं है। अब आ जाओ पिक्चर का हीरो पॉइंट, जिसमें बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, और ये पॉइंट मैंने क्लास में ना भाई समझा समझा के थक गया था। इनफैक्ट अनअकैडमी पर तो मैंने जब टेस्ट लिए थे अपने, तो बेटा उन टेस्ट में भी मैंने ये पॉइंट आपके साथ शेयर करा था। सेम क्वेश्चन सेम टेस्ट वाला पॉइंट आया है ये। आइए देखते हैं। 10% ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 10% ऑफ द टोटल गुड्स डिफेक्टिव है। पहली बात अब यहां पर समझनी है बच्चों, जितना आउटपुट आएगा उसका 10% तो रिजेक्ट हो गया, वो तो कूड़ा बन गया, बाहर कर दिया। जो बचा वो बनेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या पहले मेरी बात समझ आई? जो बचा वो बनेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो भाई फिनिश्ड प्रोडक्ट में से 10% डिफेक्टिव है एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड। अब की बार इनको ठीक कर दिया। ये मैंने आपको डिफेक्टिव का कॉन्सेप्ट बताया था, आपको क्या करना है, इनको रेक्टिफाई कर दिया एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। भाई कितना खर्चा और लगा, जितनी इनके ऊपर वेजेस हैं उतने का प्रोपोर्शनेट 20% और ले लेना। हमने कहा ओके जी। अब सर ये क्या हुआ? मैंने कहा आइए जरा समझते हैं। और टोटल आउटपुट हमें बता दिया बच्चों 8000 यूनिट्स। पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो भाई क्वेश्चन ने बोला आउटपुट है सबसे पहले 8000, इसमें से पहले तो रिजेक्शन हटा दो, तो 800 तो रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये बन गया मेरे पास फिनिश गुड्स 7200। अब इसमें से अगर हम डिफेक्टिव को देखें तो बेटा डिफेक्टिव इसका 10% हो जाएगा, और अगर हम 10% की बात करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 720। बात तो ठीक है सर, एक तरीका ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा जितना इसकी प्रोपोर्शनेट वेजेस है वो ले लेना, तो मैंने कहा वेजेस देख लेते हैं। अब रेक्टिफिकेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बेटा हम कुछ इस प्रकार कहेंगे, भाई देखो टोटल वेजेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 1,20,000 का, ये रहा, राइट सर। तो मैं भी यहां पर कहूंगा कि भाई देखो मेरे पास 1,20,000 का वेजेस है जो 8000 यूनिट्स के लिए था, ये 1 यूनिट का आ गया, मुझे 720 की वैल्यू चाहिए, और जितना वेजेस है उसका 20% इज द रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। ये मेरे पास प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस हो गए, ये मेरी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट की परसेंटेज हो गई। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई 720 मल्टीप्लाई 20% इज 2160। अब मैंने क्लास में जब आपको टेस्ट में भी ये करवाया था और टेस्ट का एनालिसिस भी लिया था, तो बेटा वहां पर हमने इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सर 8000 का आउटपुट, इसका 90% हमारे पास क्या हो जाएगा, 90% हमारे पास बेटा फिनिश गुड्स हो गया, उसका 10% हमारा डिफेक्टिव हो गया, है ना, और इस डिफेक्टिव का हमें चाहिए 20%। सर ये तो एक चीज हो गई। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां 8000 नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा 1,20,000, क्योंकि 8000 तो यूनिट्स है, मुझे तो कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट इज 1,20,000 उन 8000 यूनिट्स की। तो 1,20,000 का 90 ले लो, क्योंकि 10 तो रिजेक्ट हो गया,
फिर उसके बाद उसका भी 10 ले लो, वही डिफेक्टिव है। ये डिफेक्टिव की लेबर आ गई, उसका 20% ले लो, वो हमारे पास क्या बन गया, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। जब आप यहां से कंप्यूट करोगे तो भी आपके पास 2160 ही आएगा। आई होप पहले बात समझ में आई है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आपको बोला था रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द अबव। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी थी आपको, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आइए जल्दी से देख लेते बेटा एक बार हमारा आंसर। तो ये मैंने आप बच्चों के लिए पूरा सॉल्व कर दिया है, ये देख लीजिए आप, एक बार टैली करवा देता हूं मैं फटाफट। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया जो मैंने बताया, परचेजेस आ गया, कैरेज इनवर्ट, रिटर्न हो गया। कैरेज ऑन रिटर्न इज अ कॉस्ट, हमने यहां पर उसे बेटा ऐड कर दिया, ये देख लो, कैरेज ऑन रिटर्न इज अ कॉस्ट हमने ऐड कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो गया, ये मेरा फाइनली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 2,36,000। वेजेस हमारे पास है, ये बेटा दोनों आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने बोले थे, हायर चार्जेस और ड्रॉइंग्स, ये हमारे पास टोटल आ गया। दिस इज अवर प्राइम कॉस्ट 4,10,000। ओके, अब क्वेश्चन ने ओवरहेड्स में बेटा 2-3 बातें बोली थी। सबसे पहले स्टोर्स ओवरहेड्स 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये इसका 10% आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा 20% था प्राइम कॉस्ट का, तो ये 20% 4,10,000 रुपए का आ गया। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, क्योंकि रेक्टिफिकेशन बच्चों फैक्ट्री में होगा, सो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर फैक्ट्री। तो हमने 1,20,000 90%, 10%, 20%, ये तरीका मैंने आपको सिखाया। मैंने वैसे दूसरा भी बता दिया था, जो आपको अच्छा लगे आप उससे देख लो, 2160 ही आएगा। तो फाइनली दिस इज अवर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। WIP स्ट्रेट अवे गिवन था, वी हैव अवर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये बच्चों हमारे पास NFC आ गया। NFC के बाद स्क्रैप सेल माइनस करनी है 5,000 रुपए की, ये COP या COGS। फिर ये एडमिन और सेलिंग हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली वी हैव अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। आई होप पहले आपको यहां तक का सारा डेटा क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। सो हियर वी स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट वन। तो बच्चों इसके बाद एग्जामिनर ने 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए। भाई साहब अब की बार एग्जामिनर ने ना पूरे कोर्स की चटनी बनाई है, हर चैप्टर में से लगभग क्वेश्चन आया है, एवरी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। इस वजह से वो एग्जामिनर ने 5-5 नंबर के क्वेश्चन डाले कि भाई बच्चों को ना छोड़ना नहीं है, अब की बार बच्चों की चटनी बना दो। जो बच्चा कहता था ना सर ये चैप्टर छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बेटा एग्जामिनर ने कहा बेटा तू कैसे छोड़ेगा, मैं सारे क्वेश्चन तेरे को पेपर में दूंगा, तू कैसे छोड़ेगा, तू सोच ही नहीं सकता छोड़ने की, है ना। एग्जामिनर ने भाई साहब पूरी बैंड बजा दी। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहले तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ गया 2B, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का। हमारी बुक में या जो हम क्लास में करते हैं वो इसका बड़ा वर्जन करते हैं, बहुत ही छोटा वर्जन है। सिर्फ हमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को चेक करना था कि हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है या लॉस है। भाई फर्दर प्रोसेसिंग के बारे में वी हैव टू टेक अ डिसीजन। मैंने कहा ओके। OPR Limited produces purchases crude vegetable oil, refining of the same. Refining process results in 4 products at split of S, P, N and A. Product A is fully processed at the split of. Product S, P, N can be individually further refined into SK, PM and NL. Joint cost of purchasing the crude vegetable oil and processing it were 40,000. Other details, product ये बेटा FPC आ गया, सेल एट स्प्लिट ऑफ, सेल आफ्टर FPC। देखो भाई ए में तो सोचना ही नहीं है, ए तो बेटा बिकेगा ही स्प्लिट ऑफ पर, तो मुद्दा जो बच गया वो बच गया S, P और N का। तो अब हम इन तीनों के बारे में सोचेंगे और आपके साथ एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास ये आपको 3 प्रोडक्ट हैं। रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सुटेबल सजेशंस। हमने कहा ओके। तो बेटा देखो मैंने आपको ये वाला जब क्वेश्चन टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था कि आपको क्या करना होता है। आपको करना है सर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। देखो डिसीजन विल बी फॉर 3 प्रोडक्ट्स दैट इज S, P एंड N। तो इन तीनों के लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहले हम ले लेंगे सेल आफ्टर FPC। FPC के बाद कितना है, फिर एट FPC, सॉरी सेल एट स्प्लिट ऑफ। तो मेरे पास आ गया दिस इज आवर इंक्रीमेंटल सेल्स जो हम जनरेट करेंगे ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। बट इसको करने के लिए वी हैव टू डिडक्ट FPC। तो ये हमारा FPC बेटा सब में से माइनस कर देंगे,
वी हैव अवर फाइनली इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बेटा एस में प्रॉफिट है और बाकी इन दोनों में लॉस है। तो भाई जिसमें प्रॉफिट है उसको फर्दर प्रोसेस करो, जिसमें लॉस है उसको फर्दर प्रोसेस बिल्कुल मत करो, उसको स्प्लिट ऑफ पर बेच दो। सो दैट इज द केस। भाई हम कहेंगे रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट एस एंड प्रोडक्ट पी एन ए शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ। बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन था 2 मिनट का। ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का। चलो सर आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलो इसके बाद एग्जामिनर ने लेबर टर्नओवर का टॉपिक दिया। ये हमारा 2C आपका क्वेश्चन लेबर टर्नओवर का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ अ न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ध्यान से पढ़ना। न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनर खेल गया यहां पर, लगा दिया उसने अपना यहां पर तड़का। आपको बता दिया वर्कर रिप्लेस्ड, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, फ्लक्स वाला मेथड बन जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल 500। तो हम यहां पर कहते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो यूजिंग सेपरेशन एंड फ्लक्स। रिप्लेसमेंट नहीं पूछा था, तो कुछ बच्चों ने जबरदस्ती, मेरे को लग रहा था रिप्लेसमेंट भी निकाल दिया है, उन्होंने कर दिया अब तो जो करना था। तो बेटा सेपरेशन मेथड से 25/500 और फ्लक्स मेथड से सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कंबाइन टुगेदर। तो बेटा वो 25 + 50 दोनों जुड़ के आता है 15%। सबसे पहला पार्ट तो आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ये सब बच्चों ने कर लिया होगा। सर मेन एग्जामिनर ट्रिक खेल गया हमारे पॉइंट नंबर 2 में। कहते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स निकालो। अब मैंने तो सिखा रखा है आपको। अब याद है मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना है, आप पहले ले लेना एलटीआर, उसको आप डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड, है ना, जिस पीरियड के लिए है उतने से डिवाइड, और मल्टीप्लाई 12 या 365 या 52 एज द केस में भी। भाई मंथ, डेज, वीक्स जैसा भी आप करोगे। सर पढ़ो क्या बोलता है। कहता है ये करना गिवन दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 31 जनवरी। बच्चों बताओ 31 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च को, तो कितना टाइम पीरियड हो गया? सर इट इज जस्ट 2 मंथ। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया था तो बहुत अच्छी बात है। इट इज जस्ट 2 मंथ्स। कई बच्चों ने स्ट्रेट अवे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनका गलत हो जाएगा। बेटा ये 2 महीने का डेटा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ये 5% निकाला, तो बेटा 5/2 इंटू 12, ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 इंटू 12, यानी कि ये आएगा 30 और इसी प्रकार से ये आएगा 90%। आई होप पहले बात समझ आई है। ये था इस क्वेश्चन में तड़का पॉइंट। जी हाँ बच्चों, ये एग्जामिनर ने लगा दिया अपने 2C वाले क्वेश्चन में तड़का। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक और तड़केदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बेटा सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, हमने क्लास में भी करा हुआ है, सिर्फ एग्जामिनर ने 2-3 पॉइंट्स क्या करे, एक्स्ट्रा डाल दिए तड़के के लिए। क्या क्या सर? एक तो उसने ये डिविडेंड रिसीव्ड बेटा एक्स्ट्रा डाल दिया, एक उसने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया, और एक ये वाला पॉइंट नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, बेटा ये पॉइंट एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा डाल दिया। इसके अलावा बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज हमारी बुक का ही था और हमारी क्लास में जो हमने करा था। ये 3 पॉइंट बहुत ही सिंपल थे, कोई ऐसा नहीं था बहुत टेक्निकल बातें थी जो आप हैंडल ना कर सको ना, बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। आइए जरा देखते हैं। रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन था। कहते हैं P&L अकाउंट आपको दे दिया है, ये हमें सुंदर सा P&L बना दिया, हमें सेल की यूनिट्स बता दिए हैं और ये सारा डेटा बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया है, इट इज 57,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल। बच्चों मैंने आपको बताया था जो P&L में होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, कॉस्टिंग में आते हैं रिकवरी।
रिकवरी में भी वेरिएबल वाले एक्चुअल पर आते हैं, फिक्स्ड वाले कैपेसिटी की बेसिस पर रिकवरी रेट निकाल कर आते हैं। यहां पर देखो एग्जामिनर ने प्रोडक्शन कैपेसिटी मुझे बता दी है 20,000 यूनिट्स की, तो बच्चों ये मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। साथ साथ एडमिन ओवरहेड 100% फिक्स्ड है, सेलिंग ओवरहेड्स कंप्लीटली वेरिएबल है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये नहीं लिखता तब भी हमने यही करना था। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड असर्टेन द प्रॉफिट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। हमने कहा ठीक है, चलो जी अब हम करें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करना था। ओके, तो पहले बनाते हैं कॉस्ट शीट। बेटा कॉस्ट शीट के लिए हमें चाहिए मटेरियल लेबर। मटेरियल लेबर अगर नहीं गिवन तो P&L से कॉपी करना है, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये 6,50,000, 3,50,000, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। बेटा सबसे पहले मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। हाँ सर कर दो, अरे आजा भाई ऊपर आजा। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A। पहले तो मटेरियल और लेबर बेटा कॉपी कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली डेटा तो गिवन नहीं है। फिर बात करते हैं ओवरहेड्स। फैक्ट्री वाले 260 हैं, क्वेश्चन ने बोला आधे फिक्स्ड आधे वेरिएबल। तो बेटा जो वेरिएबल वाले हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगे, उसमें तो कहीं कोई झोल झाल नहीं है। तो ये देखिए ये वेरिएबल वाले तो हमारे सीधे सीधे एक्चुअल में आ गए। जो फिक्स्ड वाले हैं वो रिकवरी रेट, ये फिक्स्ड का अमाउंट डिवाइडेड बाय हमारी 20,000 कैपेसिटी है, एक्चुअली सेल हुआ 15,000, तो ये ऑब्वियसली अंडर रिकवर्ड होंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 227,500। साथ साथ नोशनल रेंट हमारा जुड़ जाएगा एज अ एक्सपेंस 12,000, क्योंकि नोशनल रेंट है तो सिर्फ कॉस्टिंग में जुड़ेगा, P&L में नहीं जुड़ेगा, इसलिए हमने सिर्फ कॉस्टिंग में ले लिया। आगे क्या बोला बेटा, ये हमारे पास आ गया सारा डेटा। फिर एडमिन ओवरहेड्स क्वेश्चन ने कहा था 100% फिक्स्ड है, तो भाई देखो क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं तो मान के चलूंगा ये एडमिन जनरल वाले हैं, तो मैंने इनको जनरल वाली कैटेगरी में डाला है। ये जनरल वाली कैटेगरी में बेटा वही रिकवरी रेट लगाया और अपना आंसर हमारे पास आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे वेरिएबल है, तो ये पूरा का पूरा आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कॉपी हो गई, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसमें प्रॉफिट आ रहा है 96,750, P&L में आ रहा है 57। नाउ इट्स टाइम टू रिकंसाइल। तो रिकंसाइल कैसे करेंगे बेटा, ये हमारा P&L का प्रॉफिट हो गया। अब सबसे पहले हमें पता है अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है, कितनी है बच्चों, देखो जी हमारे पास यहां पर है 260, ये मटेरियल लेबर तो कॉपी पेस्ट ही मारे थे, यहां है 260, यहां पर आ रहा है 227,500, तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज अंडर रिकवर्ड। सिमिलरली हमारे पास नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, बेटा ये कॉस्टिंग में एक्स्ट्रा खर्चा है, P&L में नहीं है, तो इसको एड बैक करेंगे। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड्स यहां 1,05,000 है, यहां पर हमारे पास 78,750 है, तो अंडर रिकवर्ड हो गए, एडजस्ट कर दिया। सेलिंग ओवरहेड्स बेटा दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन सेल 2,000 और 9,000, तो ये बेटा 2,000 और 9,000 को एडजस्ट कर दिया, टोटल करा और ये हमारे पास बेटा एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो एक ये अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि नहीं यार बहुत ज्यादा टेक्निकल हो या कुछ हो। बट होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है बेटा, जैसे मैंने पहले भी बोला पेपर अपना मुश्किल होता है ना, जो पेपर देता है, जब हम पेपर पहली बार देखते हैं तो ना एक इंप्रेशन बन जाता है ये पेपर किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको गलत और सही में कन्वर्ट करके अपने आप के ऊपर एक प्रेशर बना लेते हैं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस चक्कर में कई बच्चों ने इन आते हुए क्वेश्चन में भी हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हो। तो ये एग्जामिनर का खेलने का तरीका होता है आपके दिमाग से, जो एग्जामिनर इस बार खेल गया है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हमें तो बेटा आगे बढ़ना है ना, लाइफ में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए एक ये हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा ठीक है एवरेज क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा ना मुश्किल था ना आसान था। हाँ एक छोटा सा पॉइंट एग्जामिनर ने जो डाला, अब मेरे को नहीं पता आप बच्चों ने उसे कैसे इंटरप्रेट करा, क्योंकि वही था मेन पॉइंट, दैट इज हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और इसमें भी एक आइटम थी बस मेन, बाकी तो सब एम ही था। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है PQR लिमिटेड एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स PQ एंड R, कंपनी कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी विच इज प्रोवाइडेड एज बिलो।
हमें एक्टिविटी बता दी है, कॉस्ट ड्राइवर बता दिया, उसकी कैपेसिटी बता दिया और उसकी कॉस्ट भी बता दी है। ये बेटा 3 तरीके के लेवल है। ओके, फिर कहता है कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड। ये बेटा तीनों प्रोडक्ट ने इतना इतना यूज करा, ये लेबर आवर्स, ये इतना रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। आपको बताना है बेटा हर प्रोडक्ट से कितना कितना गया। कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने भी क्लास में करा हुआ, आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है। तो आइए जल्दी से देखते पहले तो बेटा ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना पड़ेगा। मैंने तो अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं भाई सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो, अलग से एक स्टेटमेंट बना दो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बेटा, ये वाली स्टेटमेंट है, इसी के अंदर यहां पर कॉस्ट ड्राइवर रेट सीडीआर निकल आएगा। करना मुझे इन दोनों को डिवाइड है, बट एग्जामिनर को करके दिखाना है, तो इस पूरी टेबल को मैं दोबारा बना दूंगा विद एन एडिशनल कॉलम। तो ये बेटा मैंने पूरी टेबल दोबारा बना दी, ये देखो मैंने वही सारा कर दिया और ये मेरे पास सीडीआर आ गया, दैट इज हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो पहला वाला है 10 रुपए पर लेबर आवर, 300 रुपए पर प्रोडक्शन रन, 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। अब हमें बताना था कि भाई कौन से प्रोडक्ट ने कितनी कितनी कॉस्ट को यूटिलाइज करा। तो हमारे पास बेटा 3 एलिमेंट है पी क्यू आर, ये इनका यूजेबिलिटी का डेटा है। तो जो हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ये हमने बेटा अपने पहले 10 रुपए को, फिर 300 वाले को और फिर हमारे 30 वाले को हमने कर दिया मल्टीप्लाई और हमारे पास आ गई बेटा सबकी टोटल कॉस्ट। ये देखिए तीनों की टोटल कॉस्ट आ गई, यहां पर इंडिविजुअली आ गई, दोनों तरफ से ये हमारा टैली भी हो गया। तो हमारे को मन में शांति भी मिल गई कि हाँ यार ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बताना था अनयूज्ड एक्टिविटी। तो भाई देखो ये इनका एक्चुअल अमाउंट था, इसमें से इतना इतना यूटिलाइज हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा एलिमेंट वाइज वो अनयूज्ड। तो देखिए बेटा ये टोटल कॉस्ट सबसे पहले टेबल में से, कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट के सेकंड में से, अनयूज्ड कॉस्ट बेटा इन दोनों का क्या बन जाएगा डिफरेंस। तो 3 लाख माइनस 240, 180 माइनस 162, 240 माइनस 210। सो वी हैव आवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड एक्टिविटी। चलो आगे सर थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। ये है थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट। आइए देखते बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला। A potential customer has approached the company for supply of 12,000 units of net product S to be delivered in lots of 1500 units per quarter। कह रहा है भाई साहब देखो एक कंपनी के पास सप्लायर है, कहता है भाई साहब देखो मैं आपसे ना माल खरीदना चाहता हूं, मैं 12,000 यूनिट्स खरीदूंगा बट हर क्वार्टर में 1500 बनवाऊंगा। मैंने कहा ओके, तो अगर हम ये कैलकुलेशन चले तो 1500 इंटू 4 क्वार्टर बोले तो 6000 और हमें चाहिए 12, तो 2 साल के लिए वो हमसे फिक्स होना चाहता है। दिस विल इन्वॉल्व एन इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ 30,000। ठीक है, अब बच्चों ये था थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट। अब देखो ये जो डिजाइन कॉस्ट है ये क्या होगी सर? कैन आई से ये डिजाइन कॉस्ट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा? हाँ सर। अब ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा हमारा पर यूनिट वाइज चलेगा। आप इसमें वाइस वर्सा अजम्पशन भी मान सकते हो नीचे नोट देकर। मैं तो ये मानूंगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो है बेटा हमारे को कस्टमर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज करना है जब तक उसके 12,000 सप्लाई यूनिट्स के हैं। तो मैं तो इसको पर यूनिट वाइज लेकर अपने प्रोडक्ट में चार्ज करूंगा। कई लोग कहेंगे नहीं सर ऐसे थोड़ी है, हम तो इसको वन टाइम चार्ज कर लेते हैं। मैंने कहा यस दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आप नीचे एग्जाम में नोट देकर आप इसे वन टाइम भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर था पर यूनिट लेना। अगर आपने वन टाइम लिया तो भी ठीक है बेटा, दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पर यूनिट वाइज है कैसे है, अमाउंट दे दी है। तो मैं अब डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर होता है, जनरली हम एक एजम्पशन लेकर चलते हैं टॉपिक्स में कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो वेरिएबल इन नेचर रहते हैं। तो बेटा मैं तो इसको वेरिएबल मान के पर यूनिट वाइज कर रहा हूं, है ना। आप कहो कि नहीं सर ये वन टाइम है, तो आप अपनी कॉस्ट शीट पे वन टाइम भी दिखा सकते हो, कोई गलत नहीं है। एंड पर क्वार्टर का प्रोडक्शन ये बता दिया,
इसमें मटेरियल लगेगा, ये तीनों आपके ऊपर कॉस्ट ड्राइवर्स लग रहे हैं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट सेग्रीगेटिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड कंप्यूट द सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग कितना मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। मैंने कहा आइए, तो बच्चों मैंने जो ये आपको सॉल्यूशन दिया मैंने इसको पर यूनिट मान के करा है। आपको चेंज करना है तो आपके केस में क्या होगा, आप इसको कुछ इस तरीके से करोगे, आप कहोगे सर ये 18 रहेगा, फिर ये आपका उस केस में 30 आ जाएगा, ये आपका बेटा 48 आ जाएगा, ये आपका 15 ही रहेगा, ये 4500 रहेगा, ये 7500 रहेगा। अब जब आप इसका टोटल कर लोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 75,000 और आप इसका 20% मार्कअप करोगे 15,000 का और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 90,000। तो जो बच्चे टोटल अमाउंट के बेस पर कर रहे हैं बेटा वो इस तरीके से भी कर सकती हैं। मैंने पर यूनिट वाइज करा तो मैंने मटेरियल तो सेम ले लिया, बट मटेरियल के बाद लेबर में क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा हमने कहा 30,000 12,000 यूनिट्स का, एक क्वार्टर में 1500 बननी है, मैं तो 1500 लूंगा। फिर ये हमारा प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स आ गए बेटा, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन रन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, जो जो डेटा था कॉस्ट ड्राइवर रेट पहले ही निकाल लिए थे मल्टीप्लाई करके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, प्रॉफिट आ गया बच्चों, और ये फाइनली हमारा सेल्स वैल्यू यहां पर एडजस्ट हो गया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था हमारा बेटा 3 का बी पार्ट 10 नंबर का। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो दो क्वेश्चन थे, ए और बी पार्ट बेटा 10-10 नंबर के दो ही थे, सीधे सीधे थे, ज्यादा कोई दिमाग वाला था नहीं, टेंशन खत्म। आई होप पहले ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब मैं चलता हूं एक और प्यारे क्वेश्चन पर, 4A। 4A वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अब इस प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, कैसे बोला, आइए मैं सारी बातें आपको समझाता हूं। सो हियर वी स्टार्ट विद अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट XYZ which passes through 3 distinct processes X, Y and Z. Following data is given. ये आपको X का डेटा दे दिया, Y का डेटा दे दिया, Z का डेटा दे दिया। ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेस है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ इतना रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो भाई हमें क्या करना है, 15,750 के ये वेजेस के बेस पर जस्ट एक क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो आप यहां से अपना टोटल वेजेस निकालो। तो बेटा ये आ जाएगा 10,500, आप इसका 150% करो, देखो 15,750 ही आएगा। 10,500 का 150% 15,750 आएगा। करना है ठीक है, नहीं आता तब भी हम कुछ नहीं करते, तो जस्ट वैसे ही करवा दिया, ठीक है। चलो कहते 15,000 यूनिट्स हमने 2 रुपए वाले लगाए और इसको प्रोसेस एक्स में डाल दिया। हमने कहा ओके, आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस टू द नेक्स्ट एंड फाइनली 12,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट फ्रॉम प्रोसेस जेड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर ना मुझे जो फाइनल आउटपुट बताया या जो फाइनल नंबर बताया वो बेटा 12,000 यूनिट बताया, कौन से वाले का, उन गुड्स का जो मुझे प्रोसेस जेड से मिले हैं। याद करो आप एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कब निकालते थे, सर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन तब निकालते थे जब हमें हमारा आउटपुट क्वेश्चन में गिवन होता था कि हमें क्वेश्चन बता देगा भाई देखो हमारा इतना आउटपुट जनरेट हुआ है और इस आउटपुट के जनरेशन में नॉर्मल यूनिट्स इतना है, तो डिफरेंस हमारा एबनॉर्मल लॉस गेन आता था। अब कई बच्चों ने मुझे ना यहां पर बोला कि सर देखो, चलो पहले पूरा पढ़ता हूं फिर मैं बताऊंगा इस पॉइंट में क्या था, क्या बच्चों का क्या पॉइंट आया। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP लेफ्ट एट द एंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये हमें लॉस बता दिया, उसका स्क्रैप वैल्यू, वाई का गायब है, रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट percentage of wastage in process Y given that output of Y is transferred to Z at 4। अब देखो यहीं पर पॉइंट है, हमें ना नॉर्मल लॉस निकालना है। तो कई बच्चों का ऐसा व्यू आया, कई बच्चों ने कहा देखो सर X का जाएगा Y में, Y का जाएगा Z में। X में है 15,000, मैं 15,000 का 6% माइनस कर देता हूं। 15,000 का 6% अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा चला जाएगा Y में, है ना, Y का इनपुट आ गया।
मैं Z का आउटपुट 5% लॉस है, मैं इसका 95% कर देता हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, Z का इनपुट, और Z का इनपुट Y का आउटपुट है, तो Y का नॉर्मल लॉस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। मैंने कहा देखो बच्चों, आप ये तरीका कर सकते थे अगर मुझे ये वाला 4 रुपए ना बताया गया होता। तो अगर ये एनसी ना गिवन होता तो वही तरीका था जो मैंने अभी बताया कि भाई x का आउटपुट आ जाएगा z से, x का आउटपुट y का इनपुट बन जाएगा, z का इनपुट y का आउटपुट बन जाएगा, दोनों का डिफरेंस नॉर्मल लॉस। बट बच्चों मुझे एनसी दे रखी है, जब भी क्वेश्चन में एनसी दे रखी है तो बेटा एनसी मतलब नॉर्मल कॉस्ट, तो बेटा हमें सारी कैलकुलेशन एनसी से करनी पड़ेगी। मैं इस z को क्या कंपेयर करूंगा, आपकी बात, मैं z के बेस पर एबनॉर्मल लॉस या गेन निकाल लूंगा, क्योंकि z का इनपुट y से आएगा। ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सब, और सेकेंड पार्ट में प्रोसेस अकाउंट बनाने। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को प्रोसेस अकाउंट तो बनाना ही है ना। मैं एग्जाम में आधा पेज छोड़ दूंगा y की लॉस की कैलकुलेशन के लिए। मैं पहले एक्स वाई जेड के प्रोसेस अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं यहां पर चलूं तो ये देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले आपके लिए बनाया प्रोसेस एक्स का अकाउंट। हियर इट इज प्रोसेस एक्स अकाउंट। अगर एक्स की बात करें तो ये 15,002 रुपए के हिसाब से, ये मटेरियल, ये लेबर, ये 150% ऑफ ओवरहेड्स। अब नॉर्मल लॉस इसमें इनपुट का 6% है 1.10 का, ये देखिए 6% 1.10, ये आ गया 900 और 990। इतना करने के बाद अपनी एनसी निकालेंगे हम, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, टोटल यूनिट स्क्रैप, ये आ गया 2.95106। अब क्वेश्चन ने मुझे बताया नहीं कि एक्स में आउटपुट बना कितना, तो बेटा हम यही मान के चलेंगे कि देयर आर नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एंड द एंटायर अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस वाई। तो ये हमने बेटा सारे के सारे यूनिट्स अपने प्रोसेस वाई में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि प्रोसेस वाई का ये इनपुट हो गया और ये इसकी कॉस्ट है। इसमें भी मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड्स लगे, ये सारे मिलाकर मेरी प्रोसेस वाई की कॉस्ट हो गई। राइट, अब देखो बेटा कैसे करेंगे। अब हम आएंगे अपने वर्किंग नोट पर। मैंने मान लिया कि लॉस की यूनिट्स जो है वो वाई होंगी। अब मुझे पता है बेटा एनसी कैसे, टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूनिट्स, नॉर्मल लॉस। ये हो जाएगा 52,610, प्रोसेस अकाउंट से बना दिया। ये बेटा 2y कर दिया, क्योंकि यहां पर स्क्रैप का रेट बच्चों 2 रुपए है। वी हैव 2 रुपीज स्क्रैप का रेट, तो यहां पर 2 रुपए आ गया, 14,100 माइनस y हो गया। अब मैं अगर इसको इक्वेट कर लूंगा तो यहां y आता है 1895, तो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज आ गई, इट इज 13.44। देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, एक ऑल्टरनेटिव और क्या था। अगर मैं एक ऑल्टरनेटिव और की बात करूं तो एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये था, सर मेरे पास x है, मेरे पास y है, मेरे पास z है, मेरे पास इनपुट होगा, मेरे पास लॉस होगा और मेरे पास आउटपुट होगा। तो यहां पर हम कहेंगे x का इनपुट था 15,000, 6% यानी कि 900 चला गया 14,100। ये बच्चों इस पे क्या बन जाएगा, सर ये इसका यहां पर इनपुट आ जाएगा। सर z का आउटपुट है 12,000, लॉस है 5%, तो बेटा ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 95%। तो अगर हम 12,000 डिवाइडेड बाय 95% कर दें, ये आता है 12632 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो बेटा ये वाली वैल्यू मेरी यहां पर आ जाएगी 12632। अब यहां से मेरा डिफरेंस निकल आएगा 14,100 माइनस 12632, तो ये आता है 1468। एक तरीका ये था, बट मैं इस तरीके को फिर से बोल रहा हूं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेटा ये एनसी गिवन है, मुझे ये 4 रुपए वाली वैल्यू गिवन है। अगर ये 4 रुपए वाली वैल्यू ना गिवन होती तो जो मैंने ऊपर करा वो बिल्कुल सही हो जाता, फिर मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बट सिंस मुझे ये 4 रुपए वाली वैल्यू गिवन है, तो बेटा मुझे इसी तरीके से करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आई होप पहले आप सबको मेरी ये बात समझ में आ गई कि हमने ये वाले तरीके से क्यों करा। अब इससे क्या होगा, 14,100 मेरा यहां पर वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू भी चेंज हो गई, ये वैल्यू बदल गई,
तो अब यहां पर एक तो मेरा नॉर्मल लॉस रहेगा, साथ साथ मेरा यहां पर एबनॉर्मल लॉस या गेन जो भी केस होगा वो मैं और अपने जेड में एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा। तो आई हैव बोथ द ऑप्शंस, आई कैन गो फॉर दिस एनसी वाला ऑल्सो, आई कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, बट दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड इन द करंट सिनेरियो। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा लॉस आ गया 1895 यूनिट्स, तो लीजिए बेटा। तो ये अब हमने अपने आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं 1895, और इसको वैल्यू कितने पर करना है? सर वैल्यू करना है 2 पर, तो ट्वाइस हो गया 3790। अब जो बच गया वो सारा जेड में चला जाएगा, क्योंकि आउटपुट तो यहां भी नहीं बताया, तो 12205। अब बेटा जेड की बात करें, ओहो अच्छा ये जेड है भाई, हाँ ये जेड की बात करें तो बेटा यहां पर आ गया, पहले तो वाई से अकाउंट से आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया था ना, इस वजह से चेंज नहीं करा। हाँ तो बेटा ये सबसे पहले तो जेड से आ गया, वाई से आ गया 12205, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, फिर यहां पर नॉर्मल लॉस लगा दिया, एनसी निकाला भाई। अब एनसी निकाला, एनसी में आउटपुट आ रहा है 11595, जबकि क्वेश्चन में बोला था 12000, तो इसका मतलब वी हैव आवर एबनॉर्मल गेन। अब की बार एबनॉर्मल गेन आ गया, वैल्यू करेंगे बेटा एनसी पर, दैट इज इस रेट पर, ये भी आ गया। तो ये हमारा प्रोसेस जेड अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या करा, ये वाई में जो मिसिंग फिगर है ये हमने क्लास में करा हुआ है एनसी वाले तरीके से। मैंने जो क्लास में करवाया था आपको 2 टाइप करवाए थे, एक तो बेसिक जिसमें एक्स वाई जेड तीनों बनाने थे, और एक ऐसा जिसमें सिर्फ लॉस निकालना था। तो 2 का मिक्स करके एग्जामिनर ने एक बना दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसी एग्जामिनर की इच्छा, मैंने बोला इस बार एग्जामिनर ने मजे लेकर आपके हर क्वेश्चन में तड़के लगा लगा कर एकदम छौंक लगाया मिर्च मसाले वाला, और उसके बाद आपके लिए बढ़िया बढ़िया डिश तैयार करके दिए अपने पेपर में, है ना। हाँ चलो चलते हैं बच्चों 4B पर। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा जो मुश्किल हो। हाँ एक पॉइंट एग्जामिनर ने यहां पर क्या खेल दिया बेटा, सेम स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन ने क्या कर दिया, स्टडी मॉड्यूल वाले में मेरे को ये वाला नंबर गिवन था, दिस अमाउंट वाज गिवन, आईटी कॉस्ट गिवन था। बस एग्जामिनर ने हमारे साथ यहां पर क्या करा, एग्जामिनर ने ये आईटी कॉस्ट मेरे को मिस कर दिया, है ना, और इसकी जगह मुझे एक नई वैल्यू बता दी, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट 3500 इंटू ये करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 7 करोड़। अब आप इन सब का टोटल कर लो, मैं इनको बोल देता हूं अदर कॉस्ट, ठीक है। जो भी ये अमाउंट आएगा इस 7 करोड़ और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा बेटा वो मेरी आईटी कॉस्ट आ जाएगी। आई होप पहले बात समझ आया। तो सबसे पहला स्टेप था इसके अंदर कि आपको आपकी आईटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि भाई मेरी आईटी कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर कितना, या ये अमाउंट या ये नंबर कितना। मैंने कहा ओके जी, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब कहता है रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी segregating the cost into 4 main activities, namely marketing and sales support, operations, IT and support, और कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। हमने कहा ओके जी। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको आपकी टोटल को 4 पार्ट्स में बांटना था। मैंने कहा देखो अब 4 पार्ट्स कैसे है, सिंपल सी कॉस्ट शीट बनानी है और कुछ नहीं करना। तो बेटा ये लो जी, ये हमारे पास सबसे पहले मैंने जो आपके साथ आपकी आईटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 3500 करोड़ इंटू 2। फिर अदर कॉस्ट और आईटी कॉस्ट जोड़कर 7 करोड़ है, तो आईटी कॉस्ट इज अ बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद तो मुझे बस इसमें क्लासिफिकेशन करना था। तो देखो जी, मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट सबसे पहले बोला था, उसमें क्या क्या आ जाएगा। सर ऑफिस एडमिन कॉस्ट सबसे पहले कहां जाएगी, सर मैं इसको डी बोल देता हूं, दिस इज डी, दैट इज सपोर्ट फंक्शन। क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होगी, ये देखिए मैं यहां पर टिक भी करता जाता हूं, ये देखो यहां पर आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट हमारे कहां जाएगी बताओ जी। एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ आवर सपोर्ट फंक्शन, सारे एम्प्लॉयज बेटा हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक अगेन इट इज अ सपोर्ट फंक्शन, ये देखिए बेटा। उसके बाद है पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, ये हमारी ऑपरेशंस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा कि पॉलिसी को इशू करना, ये देखिए। फिर आ जाएगा फैसिलिटीज कॉस्ट, ये हमारी फैसिलिटीज सपोर्ट एंड फैसिलिटीज में चला जाएगा।
कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग हमारा ए बन जाएगा, पॉलिसी डेवलपमेंट ए बन जाएगा, ये मार्केटिंग का पार्ट है कि भैया मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे पॉलिसी डेवलप करें। सर्विसिंग कॉस्ट हमारा बी में चला जाएगा, दैट इज ऑपरेशंस में। सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस ए में जाएगा और ये हमारा सी में चला जाएगा। ये देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए सारे पॉइंट टिक करवा दिए। अब इसके बाद लास्ट में ये 7 करोड़ आ गया, इसको 2800 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एक पॉलिसी की कॉस्ट आ जाएगी कि आपको पर पॉलिसी की कॉस्ट कितनी पड़ती है। सो दिस इज हाउ दिस इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ 4B 5 मार्क्स का आपके पेपर में एग्जामिनर ने आपसे पूछा। ऑलराइट सर, अब इसके बाद क्या कहते हैं सर? सर इसके बाद हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही टुच्चा सा, मतलब जिसे टुच्चा भी कहना इसमें ना शर्म वाली बात है भाई। इतना बेसिक कि जो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वही सारे पॉइंट एग्जामिनर ने पूछे। आइए देखते हैं। ब्रिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल, कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 10 लाख। The following information relates to the contract as on 31st March. Value of work completed up to 28 February certified by the architect, and a matter of policy contracted has retained 130 as retention money, which is 20% of the certified work and paid the balance. तो पहले तो बच्चों आप मुझे बताओ, हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने 1,30,000 रुपए बचा लिए जो 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो बच्चा लोग मुझे बताओ, क्या मैं अपना वर्क सर्टिफाइड निकाल लूं? यानी कि आई वुड से ये 1,30,000 इज रिप्रेजेंटिंग 20% ऑफ द वैल्यू, तो ये आ जाता है 6,50,000। इसका मतलब हमारा कैश रिसीव्ड कितना होगा? सर 6,50,000 का वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है, 1,30,000 उसने बचा लिया, तो 5,20,000 उसने हमें पे कर दिए होंगे। आगे हमसे कहता है कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट वाज 30,000। ये मेरा बच्चों WUC बन गया, ये अनसर्टिफाइड हो गया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू, अब ये पॉइंट था यहां पर ध्यान से देखने वाला, मटेरियल परचेज, वेजेस एंड अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस वर इतना। 3 कैटेगरी उसने बोली, मटेरियल परचेज करा, वेजेस लिया, अदर चार्जेबल। मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000 लाइंग ऑन द साइट। बताओ, हमने इससे पहले कंसीडर करा मटेरियल परचेज, अब जो मटेरियल यूज ही नहीं हुआ उसे तो कंसीडर करना नहीं है, तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर निकालें कि हमारी कॉस्ट टिल डेट कितनी, तो 5,10,000 का खर्चा हुआ, इसमें से 20,000 तो मेरी साइट पर पड़ा हुआ है, तो बेटा वो तो माइनस कर दो क्योंकि उसके पैसे तो मिलने नहीं वाले। आगे, अ स्पेशल प्लांट वॉज परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एट 40,000 एंड आफ्टर यूज इतना इट वॉज वैल्यूड एट 25,000। तो बेटा इसमें डेप्रीसिएशन जुड़ जाएगा, हमारा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 40,000 माइनस 25,000। तो ये अगर मैं टोटल कर लूं मेरी कॉस्ट टिल डेट आ जाएगी। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 5,05,000। लो जी, 5,05,000 का अमाउंट आ गया। रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, वर्क सर्टिफाइड निकाल दिया, कैश रिसीव निकाल दिया, नोशनल प्रॉफिट। तो बस भाई बच्चों नोशनल प्रॉफिट वाज द, एक और स्टेप कर देते हैं। तो बताओ जी नोशनल प्रॉफिट कितना? तो सर अगर हम यहां पर देखें तो हमारा नोशनल प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा? सर WC प्लस WUC माइनस कॉस्ट टिल डेट। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है क्लास में। ये है बच्चों 650, ये है 30,000, ये है 5,05,000। ये मेरा नोशनल प्रॉफिट आ गया, कहानी खत्म। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले ये आ जाता है 1,75,000। लो जी, ये 3 पार्ट्स में हमारा आंसर डन। यही हमारा आंसर था 5 नंबर का। ये देखो जी, वर्क सर्टिफाइड, ये हमारा कैश रिसीव्ड आ गया 5,20, ये कॉस्ट टिल डेट आ गई वही जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बताई, और ये नोशनल प्रॉफिट 1,75। खत्म, कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल सा एकदम इजी आउट क्वेश्चन था। ऑल राइट सर, लेट्स मूव ऑन। तो यहां पर हमारा 4th क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का कंप्लीट हुआ। चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन, बट इसमें एग्जामिनर ने छोटा सा लगा दिया तड़का। क्या भाई, देखो ये लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने एक छोटा सा तड़का लगाया। क्या लगाया सर तड़का? मैंने कहा आइए मैं समझाता हूं। तो बेटा अगर मैं आपके साथ इस तड़के को समझूं तो कुछ तड़का हमारा इस प्रकार है। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स पर आवर in a manufacturing department of a company employing 100 workers. In a 40-hour week, department produced 960 units or 5% of the time paid was lost due to an abnormal reason. Hourly wage rate actually paid were itna, itna and itna. To group A consisting itna, group B itna and group C itna. Standard wage rate per hour is same for all the workers. जो हमारी बुक में क्वेश्चन है बेटा उसमें ये स्टैंडर्ड वेज रेट गिवन था, यहां गिवन नहीं है क्योंकि यहां पर आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया। तो यही एग्जामिनर ने लगा दिया तड़का, आपको 240 का फेवरेबल वेरिएंस दे दिया और आपसे ये सारे वेरिएंस पूछ रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में। तो बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे सबसे पहले एलईवी को सॉल्व करना पड़ेगा। एलईवी से मैं अपना स्टैंडर्ड रेट निकालूंगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने कहा कैसे? सर एलईवी हमारे पास क्या होता है? कितने आवर्स में काम होना चाहिए था, कितने आवर्स में काम हुआ, प्राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड रेट बोलोगे। अब एलईवी कितना है? एलईवी तो दे दिया 240 फेवरेबल। अब स्टैंडर्ड आवर्स, बेटा देखो स्टैंडर्ड आवर्स में मेन था यहां पर 25 यूनिट बनते हैं एक घंटे में 100 वर्कर्स के साथ। तो बेटा यानी कि यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से करना था, यानी कि एम्प्लॉई आवर्स और यूनिट्स। तो यहां पर हम कहेंगे एक घंटे में 100 वर्कर काम कर 25 बनाते हैं, तो 1 यूनिट में यानी कि लगेंगे 4 एम्प्लॉई आवर्स। तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, आउटपुट बना है 960 का, तो ये हो जाएगा 960 इंटू 4। एक्चुअल आवर्स बेटा क्या करोगे? आपके पास 10 वर्कर हैं, 30 वर्कर्स हैं और ये 60 हैं। इन सब ने 40 आवर्स काम करा बट 5% तो खराब हो गए। तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 30 प्लस 60 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस 5% और इनटू कर दो स्टैंडर्ड रेट। तो आपके पास बेटा क्या निकल कर आ जाएगा? यहां से आप स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हो जो आ जाएगा 6 रुपए। अब जो हमारी बुक में क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही नंबर है, स्टैंडर्ड रेट बेटा उसमें भी 6 रुपए ही है, एग्जैक्टली सेम है। तो यही हमारा सेम बेटा स्टैंडर्ड रेट आ गया 6 रुपए का। ऑल राइट सर, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट बन गया सबसे पहले 6 रुपए का। ये देखिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी यहां पर शेयर कर देता हूं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास हमने एलईवी को सॉल्व करा, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लास में करा हुआ है। तो ये हमारा बेटा हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया स्टैंडर्ड रेट। अब हमारी स्टैंडर्ड की टेबल 960 यूनिट्स के लिए, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स रेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। फिर एक्चुअल का डेटा, एक्चुअल में बेटा ये 960 है। हाँ ये मैंने बुक वाला क्वेश्चन कॉपी करा है ना, तो वहां से गड़बड़ हो गई है, चलो कोई नहीं। तो ये 960 यूनिट्स का डेटा बेटा जो हमारे पास है। तो वर्कर्स की बात करें, ये 3 तरीके के वर्कर्स, ये उनके आवर्स पे, वेज रेट, वेजेस आ गई जो उनको एक्चुअली में पे करा, ये आइडल आवर्स और ये आवर्स वर्क्ड। अब हम इसके बाद अपने वेरिएंसेस निकालेंगे, क्या होना चाहिए था वर्सेस क्या हो गया। तो 23,040, 23,360 बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा एक्चुअल है, तो ये आता है 320 एडवर्स। फिर रेट वेरिएंस आ गया बेटा, लो जी ये सब क्लास में करवाए हुए मैंने पूरे के पूरे टॉपिक, ये 640। अब ये गैंग वेरिएंस क्या होता है बेटा? गैंग मतलब मिक्स हो गया ना, गैंग मतलब सारे ग्रुप में कैसे काम कर रहे हैं। अब सब देखो यहां पर क्या है, गैंग वेरिएंस में एक प्रॉब्लम है। गैंग वेरिएंस निकालते हुए मुझे चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेशो, कि हमारे वर्कर्स ने कितने रेशो में काम करना चाहिए था। अब स्टैंडर्ड में तो मुझे कोई रेशो ही नहीं गिवन, वी आर नॉट गिवन विद एनी रेशो। तो मैंने कहा क्या करें? तो मैंने कहा देखो भाई आरएसएच निकलता कैसे था? सर आरएसएच निकलता था ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स। अब भाई मुझे यहां ब्रेकअप तो दे नहीं रखा, बट एग्जामिनर कह रहा है नहीं भाई साहब आपको तो ये निकालना ही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आरएसएच को और एक्चुअल आवर्स को सेम कर देता हूं। भाई ये वर्कड के बेस पर निकलता है, हमने भी वर्कड पर निकाल दिया। हमने कहा इसको रेशो में बांटते हैं ना,
अब रेशो गिवन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो ये टेक्निकली 0 ही आएगा। गॉट इट? बट अब क्वेश्चन ने बोला है, सो आई हैव टू सॉल्व इट। एक है यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो बेटा ये हमारे पास 960, ये हमने आपको कैलकुलेशन क्लास में सिखाई हुई है। उसके बाद आइडल टाइम तो आपको पता ही है। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। क्रॉस वेरीफाई कैसे सर? मैंने कहा देखो जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे होता था सर? एलआरवी प्लस एलईवी प्लस आइडल टाइम। तो अगर एलआरवी की बात करें, ये है 640 फेवरेबल। एलईवी की बात करें, वो था बेटा 240 फेवरेबल, ये है 1200 एडवर्स। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 320 एडवर्स। टैली। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स प्लस लेबर यील्ड। मिक्स 0 है, यील्ड हमारे पास कितना है? यील्ड हमने निकाला 240 फेवरेबल, ये भी 240 फेवरेबल। तो इसका मतलब ये भी बेटा टैली हो गया एकदम। ये देखो हमारे पास एलईवी 240 फेवरेबल था। तो यानी कि यहां से यहां का पूरा डेटा हमारा फाइनलाइज हो गया। ऑलराइट सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5A भी आपके साथ हो गया कंप्लीट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। उसके बाद चलते हैं बच्चों 5B पर। हमारे बजट का क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो बेटा मैंने हमेशा बोला है एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा? एक एवरेज बनाता है। कुछ चैप्टर्स बहुत आसान कर देगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, तो पेपर एवरेज आउट हो जाता है। तो देखिए क्या बोलता है, PSV Limited manufactures and sells a single product and estimated the following related information for the period November 20 to March। ये नवंबर 2020, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओपनिंग स्टॉक बता दिया, सेल्स बता दिया, सेलिंग प्राइस, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ मार्च इज 10,000 यूनिट्स। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए and 3 kg of raw material B, required to prepare following budget for the period, sales budget, production और raw material। पहले हम बात करते हैं बेटा सेल्स बजट। तो ये तो सिंपल सा था भाई, कुछ नहीं करना था, ये सेल्स की यूनिट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, दैट्स ऑल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको अपना सेल्स का अमाउंट निकालना था। तो ये देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था इसमें। तो ये सबसे पहला बच्चों सेल्स बजट हमारे पास, ये लो सेल्स बजट। इसमें क्या करना था, सेल्स की यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई किया, सीधा सेल्स वैल्यू, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। फिर अगले में बोला था प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो सेल्स है, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये प्रोडक्शन। अब देखो ओपनिंग हमें सब जगह का गिवन है, तो ओपनिंग हमने अब की बार सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर आप सोचो, ये अब की बार इधर जाएगा, ये इधर का क्लोजिंग, ये इसका क्लोजिंग और ये इसका क्लोजिंग। ये 10,000 मुझे क्वेश्चन ने बता दिया था, ये 10,000 की वैल्यू मुझे बेटा क्वेश्चन ने बता दी थी। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बजट रेडी हो गया। यूनिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी सेल्स की, क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया, ओपनिंग गिवन था, प्रोडक्शन। अब हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन बनाना है ए और बी के लिए। तो भाई ए का कंजम्पशन है 2 kg, इसका कंजम्पशन है 3 kg। तो भैया आपने कुछ नहीं करना था, एक बार 2 kg से मल्टीप्लाई करना था सबको, और एक बार अपनी प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं उनको बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करना था, बस। तो ये रॉ मटेरियल बी का बजट, ये रॉ मटेरियल ए का बजट। तो ये आपके पास पूरा का पूरा बजट का 10 नंबर का क्वेश्चन। और मैं अगर सच्ची सच्ची बोलूं तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने थे, और ये पूरा क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पेपर का जो आपके सामने है। आई होप पहले बात समझ आ गई है ना। चलो यहां पर आकर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो जितने थे वो सब कंप्लीट कर लिए। सर अब थोड़ी थ्योरेटिकल बातें कर ले। हाँ सर, कई बच्चे तो इस बार थ्योरी का पेपर देखकर भी ऐसे हो गए हैं, ये भी हमारे को करना है। मैंने कहा जी हां, ये भी आपको करना था। तो आइए जरा देखते हैं हमारे इस वाले वर्जन पर, प्रैक्टिकल वर्जन पर क्या क्या आया। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 4 करने थे। सबसे आसान क्वेश्चन था ये पहला वाला,
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताने थे। तो बच्चों अगर आपको याद हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर है वो 4 होते थे। पहला होता था जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, एक होता था जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर, फिर तीसरा होता था जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, और चौथा होता था जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये चारों मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब देखिए ये चारों के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। कहता है पहला है डिपार्टमेंट जिसका जो काम करेगा परचेज ऑफ बॉन्ड, स्टॉक और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। बेटा जब ये इन सब चीजों से बात कर रहा है तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है सारी की सारी रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, तो ये आपका बन जाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर। टिकट काउंटर एंड रेलवे स्टेशन, बेटा टिकट काउंटर क्या करता है, टिकट बेचता है। टिकट बेचना इज अ रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बना दी हैं, तो बेटा जब आपने ब्रांचेस बना दी हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका एज अ प्रॉफिट सेंटर देखा जाएगा कि भाई आपको हर ब्रांच से प्रॉफिट कमाना है। मैंने एग्जांपल भी दिया था बैंक की ब्रांच का, यहां पर महारत्न, नवरत्न, मनी रत्न, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब में क्या लगा रखा है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रोज रोज तो इनको देखती नहीं है कि भाई ये कंपनी कैसा कर रही है, ये कंपनी कैसा कर रही है ना, उनका काम है रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तभी तो उन्होंने उसको महारत्न नवरत्न की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो बेटा ये हमारी इन्वेस्टमेंट सेंटर है। सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अ रेवेन्यू सेंटर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन, जिन बच्चों ने मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अच्छे से करा है उन्हें बहुत अच्छे से आता है ये क्वेश्चन। अगला अगला हमें क्वेश्चन ने बोला है कि भाई व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, व्हाट डज अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स, हाउ कैन यू कैलकुलेट। अब बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता ही है, ये सारा हमने क्लास में बहुत अच्छे से करा हुआ है। देखो बेटा ये जो थ्योरी है ना, मैं इसको बोलता हूं ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब सर यहां पर ना जो हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा हुआ है वही थ्योरी में आया है। देखो मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं, मैंने आपके लिए थ्योरी के आंसर्स भी बना दिए हैं सारे। ये देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो आप पेपर में आया, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, और ये सारे हमने जो भी लिखे। फिर और बात करें तो ये देखो बेटा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने क्लास में पूरा का पूरा करा हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन, ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एट ब्रेक इवन, ठीक है, एंड ब्रेक इवन सेल, ओके। अब साइज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट साउंडनेस ऑफ बिजनेस, जितना ये ज्यादा होगा बिजनेस कैन स्टिल मेक प्रॉफिट आफ्टर अ सीरियस फॉल इन सेल्स। एक एक चीज आपको क्लास में समझाई हुई है, ठीक है। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के मैंने दो छोटे से फॉर्मूले दे भी दिए कि भाई इस तरीके से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल भी सकते हो। ऑलराइट, फिर इसके बाद हमारे पास इसी में से देख लेते बेटा, अगला क्वेश्चन आया रोवान का। तो कहता है रोवान प्रीमियम जो प्लान है डज नॉट मोटिवेट अ हाईली एफिशिएंट वर्कर एज अ लेस एफिशिएंट वर्कर एंड अ हाईली कैन ऑब्टेन सेम बोनस, डिस्कस विद एन एग्जांपल। बेटा रोवान कहता था कि भैया मैं तो आपको रेशो में दूंगा बोनस जो भी दूंगा। तो यहां पर वो रेशो मैक्सिमम कब होता था, वो मैक्सिमम होता था, हमने ये प्रैक्टिकली करा था, जब टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम का 50% होता था, है ना। जब एक्चुअल टाइम इज 50%, सॉरी एक्चुअल टाइम इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड या अलाउड, सॉरी एक्चुअल टाइम इज 50% ऑफ टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। तो आपकी कंडीशन आती थी सर क्या हो गया आपको लास्ट में आके क्या कर रहे हो, मैंने कहा कोई नहीं, हो जाता कभी कभी, है ना। हाँ ये हमने डेरिवेशन भी क्लास में करा हुआ बेटा पूरा का पूरा, बस अब मुझे उसे नंबर्स में देना था। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपनी मर्जी से, भाई स्टैंडर्ड टाइम 5 है, टाइम है 10 रुपए, टाइम 10 रेट है 10 रुपए, 3 वर्कर है एस के एम, 3 घंटे 2.5 घंटा 2 घंटे में काम करा। तो मैं अगर तीनों के बोनस की बात करूं तो बेटा एस को, के को, एम को इतना इतना बोनस मिलेगा। तो देखो एस ने सबसे लेट काम करा उसको भी बोनस 12 रुपए, एम ने सबसे जल्दी करा उसको भी बोनस 12 रुपए, दोनों को बराबर बोनस मिल रहा है। तो ये तो गलत है, यही तो रोमान के प्लान में प्रॉब्लम थी। और जो 50% लेवल पर काम करेगा उसे सबसे बढ़िया बोनस मिलेगा। सो दैट इज हाउ द आंसर वाज टू बी प्रेजेंटेड। ऑलराइट सर, आगे क्या बोला था सर, एक हमारे पास बीओटी मॉडल का क्वेश्चन आ गया और टोल रेट कैसे निकालते हैं। क्लास में हमने बहुत अच्छे से ये पूरा डिस्कस करा हुआ है
कि बीओटी मॉडल क्या होता है और टोल रेट कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये हमारा बीओटी मॉडल और ये हमारा टोल रेट का पूरा एनालिसिस। लास्ट में आपसे पूछा वीईडी एनालिसिस। अब ये वीईडी एनालिसिस क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। ये हमारे किसके लिए लगता है, स्पेयर पार्ट्स के लिए लगता है। ये जब मैंने आपके साथ थ्योरी का टॉपिक लिया था तो मैंने वहां पर ये पूरी की पूरी थ्योरी में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कराया था, राइट। हाँ सर। तो बच्चों यहां पर आकर वी आर डन विद अवर पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन। अब मैं आपसे ना 2 मिनट कुछ और बातें कर लेता हूं। क्या बातें सर? मैंने कहा सुनो बेटा, देखो जिन बच्चों का पेपर था अब उन्होंने ये पेपर देखा, सॉल्यूशंस देखे। अब कई बच्चों के मेरे पास डाउट्स आएंगे, सर अभी ना हमने ग्रुप 1 दिया है, क्या मुझे ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या मुझे ग्रुप 2 शुरू कर देना चाहिए या अभी मैं रिजल्ट का वेट करूं? तो बेटा समझो, अब आ चुका है आपके पास जुलाई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जुलाई भी ऑलमोस्ट अब एंड पर आ गया है, तो आपके पास टेक्निकली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में आपको आपका सारा का सारा कोर्स करना है, उसको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। वो कैसे करोगे? मैंने कहा देखो, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे पास इस ग्रुप में पास और रीअपियर का जो रेशो है, जो इस रेशो है, मान लो ये 60 और 40 का है, जिन बच्चों को लगता है तो बेटा वो तो स्टार्ट ग्रुप 2। जिन बच्चों के साथ ये रेशो उल्टा चल रहा है, 40-60 है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो बेटा G1 की तैयारी करें और G2 आप नवंबर में, मई 2022 में प्लान करें। क्या पहले मेरी बात समझ आ गई? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सर? बेटा देखो, आप मानो या ना मानो, यहां पर अगर आपने G2 स्टार्ट करा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, आपने G2 मान लो स्टार्ट कर भी दिया तो बेटा आपके साथ क्या होगा, मान लो आप इस कैटेगरी में चले जाते हो कि आपको रीअपियर वाली कैटेगरी आ रही है, तो बेटा पहले तो आपने G2 में जो टाइम लगाया वो खराब। उसके बाद जो G1 में, अब देखो क्योंकि एक्चुअली क्या हम जुलाई पर खड़े हैं, यही अगर हम मई के एंड पर होते तो माई ऑप्शंस वुड हैव बीन डिफरेंट, मेरा आंसर कुछ और होता यहां पर। फिर तो मैं कहता G2 की तैयारी शुरू कर भाई, बैठ मत, कोई बात नहीं, जो होगा बाद में देख लेंगे, अभी तू G2 तैयार कर। बट अब मैं जुलाई पे खड़ा हूं, जुलाई के 18-20 तारीख तक तो अपने पेपर ही है। पेपर कंप्लीट होने के बाद बेटा क्या होगा, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अब मैंने कहा रिजल्ट कब आएगा, मैं मान के चल रहा हूं कम से कम अगस्त एंड तक रिजल्ट आएगा, नॉट बिफोर दैट। कम से कम अगस्त एंड होगा, कम से कम। अगर अगस्त एंड तक आता है तो आई एम लेफ्ट विद ओनली सितंबर प्लस अक्टूबर। अब बच्चों बताओ, क्या मैं 2 महीने में फिर से जीवन दोबारा करके करूंगा? तो बेटा मेरे लिए ना बहुत टफ हो जाता है, एक्चुअली इवन आई वुड से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि जो भी मेरी यहां पर कमियां रही होंगी उनको दोबारा से कवर अप करना 2 महीने में मेरे लिए चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करनी है अपने टॉपिक्स में, जहां जहां प्रॉब्लम है उनको स्ट्रांग भी करना है। तो इस वजह से मैं आपको यहां पर ये वाला ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं। जिनको ये लगता है उनके लिए तो भैया G2 शुरू कर दो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप में से हो सकता है कई बच्चों का ना कॉस्टिंग का पेपर उतना अच्छा ना गया हो सकता है। बेटा अब याद रखना, हमारा इंस्टीट्यूट ना बेटा स्केल अप और डाउन दोनों करता है। कुछ पेपर्स में वो ग्रेस मार्किंग भी करता है, कई बार कट भी करता है, वो जो भी है, मतलब आपके आंसर शीट पे जो एग्जामिनर ने दिया, फाइनली जो आपके रिजल्ट में आए, कई बार स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है। ये हमारे इंस्टीट्यूट के पावर है। अब जब पेपर ज्यादा टफ होता है ना तो इंस्टीट्यूट कई बार स्केल अप भी करता है। आप हैरान हो जाओगे, हो सकता है जो बच्चे कई हो वो सोच रहे हो सर हमारा तो ये पेपर गया, भाई मारो तो डूबो गए हो 6, भाई उनके कॉस्टिंग के अंदर 40 नंबर आ रखे हो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। जो कह रहे हैं ना बिल्कुल खराब गया, किसी का कोई खराब गया, किसी का टैक्स गया, किसी का लॉ गया, किसी का अकाउंट्स गया, मैं बता रहा हूं हो सकता है उनके खराब वाले पेपर में 40 नंबर आ रखे हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। तो बच्चों देखो यहां पर ना आपके 2 महीने जो एग्जाम लेट हुए उस वजह से ये स्ट्रैटेजी में चेंज आया। दिस इज टोटली माई ओपिनियन। इसके अलावा अगर आपको मेरे बारे में कोई भी डाउट हो
आपके पास मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मेरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। होप आपको कुछ अच्छा लगा हो। ठीक है, अपना प्यार इसी तरीके से बनाई रखिएगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कम टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।